हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का न्यूमेरिकल। ओके, तो न्यूमेरिकल सेशन हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का। क्लियर? तो एक्चुअली हम लोग अब देखने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट सिग्नल फ्लो ग्राफ। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्लियर? ये भी किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल टेक्निक होता है, तरीका होता है। क्लियर? तो एक्चुअली यहाँ पे भी आपको एग्जाम में सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजुअली दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा एक पार्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का। ओके, तो देखें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के क्वेश्चन को भी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। सिग्नल फ्लो ग्राफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ, नाम से ही क्लियर है, सिग्नल के फ्लो का जो ग्राफ होता है, सिग्नल के फ्लो का जो ग्राफ होता है उसी को बोला जाता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। इट माइट बी कि आपने सर्किट थ्योरी में भी ग्राफ थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सर्किट थ्योरी में भी जब ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कोई भी ग्राफ नोड एंड ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बनता है। नोड एंड दूसरा होता है ब्रांच, नोड एंड ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बनता है कोई भी ग्राफ। ओके, तो एक्चुअली ये ग्राफ भी सिग्नल के फ्लो का ग्राफ है, तो ये भी नोड एंड ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्लियर? अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ आपके बोर्ड पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को ज़रूरत पड़ने पे आप ब्लॉक डायग्राम मॉडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बार आपके एग्जाम में क्या दे दिया जाता है, आपको ऐसे ही 4-5 इक्वेशन दे दिए जाते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो और फिर आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करो। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर एक बार सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाएगा ना, तो उसके बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन तो काफ़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखें कैसे किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ से या ब्लॉक डायग्राम मॉडल से, या ब्लॉक डायग्राम मॉडल से। तो पहले मैं इसको ब्लॉक डायग्राम मॉडल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ से। तो बताएंगे यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन में। तो आपका आंसर होगा 3। 3 कौन कौन सा? x1, x2 एंड x3। 3 ये क्या है? अलजेब्रिक मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, x1, x2, x3। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपका x1, ओके, यहाँ पे मैंने दिखा दिया x2 और यहाँ पे मैंने दिखा दिया x3। ओके, अब देखें x1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 10 टाइम्स। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम मॉडल में किसका रिक्वायरमेंट होता है? ब्लॉक गेन का रिक्वायरमेंट होता है। किसका रिक्वायरमेंट होता है साहब? ब्लॉक गेन का। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक गेन बना दिया, यहाँ पे भी एक ब्लॉक गेन बना दिया और यहाँ पे भी एक मैंने ब्लॉक बना दिया। ओके, फिर एक्चुअली आपको किसका रिक्वायरमेंट होता है? देखें यहाँ पे, देखें x1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 10 टाइम्स, x2 को 20 टाइम्स, x3 को 30 टाइम्स। क्लियर? ओके, यहाँ पे एक आपका समर है, देखें यहाँ x1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 10 टाइम्स। तो इसका ब्लॉक गेन है 10 टाइम्स, इसका ब्लॉक गेन है 20 टाइम्स, इसका ब्लॉक गेन है 30 टाइम्स। क्लियर? यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट है। क्या है? समिंग पॉइंट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आपका ये एक आउटपुट लाइन है। ये क्या है? आउटपुट लाइन। ओके,
यहाँ पे देखें, ये आपका समिंग पॉइंट है, यहाँ साइन है प्लस प्लस, और इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। ओके, ये आपका आउटपुट y है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस अलजेब्रिक इक्वेशन को मैं ब्लॉक डायग्राम मॉडल से यहाँ रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। देखो x1 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, 10 इंटू x1। क्लियर, 10 इंटू x1। ओके, x2 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, 20x2। और अगर x3 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, 30x3। क्लियर, यहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन पे 10x1 20x2 30x3 जब ऐड होगा तो आउटपुट y क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर, तो ऐसे हम ब्लॉक डायग्राम मॉडल से, ये क्या है साहब, ब्लॉक डायग्राम मॉडल, ऐसे किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम ब्लॉक डायग्राम मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो ब्लॉक डायग्राम मॉडल से तो हमने इसको काफ़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर सेम अलजेब्रिक इक्वेशन को सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे। क्लियर, यहाँ देखें, देखे साहब कितने एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, 3। कौन कौन से साहब, कौन कौन सा था, 3 था, x1 x2 x3। ध्यान देंगे थोड़ा सा, x1 x2 x3। ओके, ये 3 आपका क्या था, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट था, ब्लॉक गेन का। ब्लॉक डायग्राम मॉडल में मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, ब्लॉक गेन का। पर सिग्नल फ्लो ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन के लिए या बोले तो एम्पलीफिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, ब्रांच का। किसका रिक्वायरमेंट होता है, ब्रांच का। तो देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली आपको x2 को x1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स। ओके, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट होगा आपका किसका, एक ब्रांच का। किसका रिक्वायरमेंट होगा, एक ब्रांच का। तो देखें कैसा होता है ब्रांच, यहाँ पे देखें x1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसका ब्रांच का रिक्वायरमेंट होता है। x2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और x3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना टाइम्स, 30 टाइम्स। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं, देखें यहाँ देखें x1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स। तो यहाँ पे एक एरो बनाना होता है और क्या लिखना होता है, 10। x2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 20 टाइम्स। तो एरो बना के लिखेंगे 20। x3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो एरो बना के लिखेंगे 30। क्लियर, ये अब देखें इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच। क्या बोलते हैं साहब, ब्रांच। ओके, 10 इंटू x1 20 इंटू x2 30 इंटू x3। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे ऐसे बाहर लेके और यहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हैं। क्या आउटपुट दिखा सकते हैं हम लोग, y। क्या दिखा सकते हैं साहब, आउटपुट y दिखा सकते हैं। क्लियर, ओके, यहाँ पे आउटपुट y दिखा सकते हैं। देखें आउटपुट y, ये आपका आउटपुट है, ये भी एक पॉइंट है। क्लियर, यहाँ भी एक पॉइंट है। पॉइंट क्यों दिखा रहा हूँ वो अभी बता रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है आपको ब्रांच का। किसका, ब्रांच का। ओके, जैसे आपने देखा ब्लॉक डायग्राम मॉडल में जितना ब्लॉक गेन आपको दिख रहा है ना, वह उतना ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ब्रांच दिख रहा है। क्लियर, इसका एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 20, इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है 30। क्लियर, ओके, और इसका गेन कितना है, अगर मैं पूछूं इसका गेन कितना है तो इसका गेन भी है 1, इसका गेन कितना है 1। ओके, तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ किससे मिलकर बना हुआ है, आपको मैंने बताया था ब्लॉक डायग्राम मॉडल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लॉक गेन, समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट। ब्लॉक गेन, समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट। ओके, अगर मैं बात करूं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ किससे मिलकर बना होता है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ एक्चुअली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नोड एंड ब्रांच से। नोड एंड ब्रांच, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये जो x1 ये पॉइंट दिख रहा है आपको, और ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, नोड। ये सब पॉइंट क्या है,
नोड हैं, ये सब क्या है साहब, नोड हैं। क्लियर, ये नोड है, ये पहला नोड, दूसरा नोड, ऐसे तीसरा नोड, चौथा नोड, बहुत सारे नोड है, ये भी एक नोड है। क्लियर, और दो नोड को जो कनेक्ट करता है, दो नोड को जो कनेक्ट करता है दैट इज नथिंग बट ब्रांच। देखें, ये दो नोड को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच। दो नोड को जो कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज ब्रांच। क्लियर, तो देखें सिग्नल फ्लो ग्राफ नोड एंड ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं x1 x2 x3, ये पॉइंट या ये पॉइंट, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं साहब, नोड बोलते हैं। और दो नोड को जो कनेक्ट करता है दैट इज नथिंग बट ब्रांच। क्लियर, तो ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को ज़रूरत पड़ने पे ब्लॉक डायग्राम मॉडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है साहब, SFG है। दिस इज नोन एज SFG। देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SFG, सिग्नल फ्लो ग्राफ, SFG। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये नोड क्या होता है, नोड क्या होता है। तो देखो आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, सर्किट थ्योरी में आप लोग देखते हो नोड इज नथिंग बट अ सिस्टम वेरिएबल। ओके, देखो किसी भी, देखो कि आप लोग को पता है कि नेटवर्क में आप लोग किसी भी लूप के लिए क्या लिखते हो, KVL लिखते हो। कोई अगर सर्किट दिया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें अलग अलग लूप के लिए आप लोग क्या लिखते हो, KVL इक्वेशन लिखते हो। तो KVL इक्वेशन एक तरीके का अलजेब्रिक इक्वेशन ही तो है। KVL इक्वेशन एक तरीके का क्या है, ऐसे ही अलजेब्रिक इक्वेशन ही तो होता है। तो अगर KVL इक्वेशन अगर आप लिख लो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, अलग अलग लूप के लिए, तो KVL इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगा और उस अलजेब्रिक इक्वेशन से आप काफ़ी आसानी से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हो। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आप ज़रूरत पड़ने पे काफ़ी आसानी से सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बना सकते हो या ब्लॉक डायग्राम मॉडल भी बना सकते हो। क्लियर, ओके। तो देखें, तो एक्चुअली सिस्टम वेरिएबल का मतलब है कि जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना रहे हो, उसमें जितने भी वोल्टेज या करंट पैरामीटर होते हैं दैट इज नोन एज सिस्टम वेरिएबल। क्या बोलते हैं, सिस्टम वेरिएबल। तो नोड क्या होता है, सिस्टम वेरिएबल होता है। ओके, और दो नोड को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ब्रांच। ओके, उसको बोलते हैं ब्रांच। ओके, तो देखें यहाँ पे, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रांच क्या होता है, ओके, तो ये सर्किट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि ब्रांच क्या होता है। तो देखो, दो नोड को जो कनेक्ट करता है ब्रांच बोलते हैं। अभी मैंने बोला नोड क्या होता है, तो सिस्टम वेरिएबल होता है। मानो एक नोड है वोल्टेज, दूसरा नोड है करंट, तो उस केस में अगर आपको दो नोड को जो कनेक्ट कर रहा है वो ब्रांच है। तो अगर ब्रांच इज इक्वल टू आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि मैंने बोला कि एक नोड वोल्टेज है, मानो दूसरा करंट है, तो V/I क्या होता है, V/I इम्पीडेंस होता है। यस और नो, ओके। तो एक्चुअली नोड या मतलब दो नोड को जो कनेक्ट करता है ब्रांच बोलते हैं। तो V/I भी हो सकता है और ब्रांच I/V भी हो सकता है। मतलब ब्रांच इम्पीडेंस भी हो सकता है, एडमिटेंस भी हो सकता है। क्लियर, तो ये एक्चुअली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नोड इज नथिंग बट सिस्टम वेरिएबल दैट इज वोल्टेज एंड करंट, ब्रांच इज नथिंग बट इम्पीडेंस और एडमिटेंस। ओके, तो देखें आपके एग्जाम में सिग्नल फ्लो ग्राफ बना हुआ आता है। ओके, किसी भी एग्जाम में बीटेक लेवल पे, और पूछ लिया जाता है कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कई बार 10 नंबर में या 12 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसे ही एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको 3-4 अलजेब्रिक इक्वेशन, 5 अलजेब्रिक इक्वेशन दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि पहले आप क्या करो, ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, बोल दिया जाता है ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ of the given algebraic equation and also find the overall transfer function of signal flow graph। ऐसे कई बार 12-15 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एक्चुअली अलजेब्रिक इक्वेशन कभी भी अगर दे दिया जाए
तो ज़रूरत पड़ने पे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लोगे, और एक बार सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाएगा तो काफ़ी आसानी से आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी तक जो भी बताया इस लेक्चर में ये बताया कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से। ओके, तो सिग्नल अभी तक का समरी यही है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ किससे मिलके बना होता है, नोड एंड ब्रांच के कॉम्बिनेशन से बना होता है। यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन के लिए या बोले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, ब्रांच का। ओके, जबकि ब्लॉक डायग्राम मॉडल में मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता था, ब्लॉक गेन का रिक्वायरमेंट होता था, ब्लॉक गेन का। ओके, तो एक्चुअली कई बार आगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में लास्ट में जब ब्लॉक डायग्राम मॉडल के लिए आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाओगे तो ये आपके दिमाग में होगा कि जितने ब्लॉक गेन यहाँ पे होंगे ना ब्लॉक डायग्राम मॉडल में, इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो जितने ब्लॉक गेन होंगे उतने आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ब्रांच बनाने पड़ेंगे। ओके, तो देखें एक बार अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाए या आपके एग्जाम में डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन हो और आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे एस जे मैसन, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोला गया है मैसन गेन फार्मूला। उस मैसन गेन फार्मूला को अप्लाई करके किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए आप काफ़ी आसानी से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये फार्मूला कैसा होता है मैसन गेन फार्मूला, ये आप देखेंगे यहाँ पे। देखें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, एस जे मैसन। क्या नाम था साहब, एस जे मैसन। ओके, इन्हीं के नाम पे इस फॉर्मूला का नाम दिया गया है मैसन गेन फार्मूला। इनका सरनेम था मैसन। इस मैसन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मैसन साइंटिस्ट का नाम था। गेन का मतलब होता है ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया मैसन साहब ने उसी को बोला गया मैसन गेन फार्मूला। तो कैसा होता है मैसन गेन फार्मूला, ओके, इसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, और जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको लेक्चर के अंदर ही याद हो जाएगा। जो भी लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मैसन मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ का, इसमें ही आपको याद हो जाएगा मैसन गेन फार्मूला। एक ही फार्मूला होता है, उस फार्मूला को कैसे आप एडॉप्ट करोगे ये अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। एक बार मैसन गेन फार्मूला सिग्नल फ्लो ग्राफ में अप्लाई करने आपको आ गया तो आप काफ़ी आसानी से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देखें मैसन गेन फार्मूला कैसा होता है, ध्यान देंगे। देखें, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये आपको मैसन साहब ने एक फॉर्मूला दिया, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस, ये सुनो, कंट्रोल आउटपुट अपॉन रेफरेंस इनपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पीके डेल के अपॉन डेल here k is equal to 1 to n, here k is equal to 1 to n। ओके, ये होता है मैसन गेन फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि ये सर ये पी के क्या है, डेल के क्या है, डेल क्या है, एन क्या है। ओके, तो ये सब मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। ओके, इसको डिस्कस करूँगा, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ना दैट इज नोन एज मैसन गेन फार्मूला। ओके, यहाँ पे n क्या है तो थोड़ा ध्यान देना, n क्या है यहाँ पे, हेयर n इक्वल टू n, यहाँ पे दिख रहा है ना n क्या है, n को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, इनपुट से आउटपुट जाने का रास्ता। मैं बताऊंगा, इसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट n नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है। अब देखें ये पीके क्या है, पीके आमिर खान है, आमिर खान क्या, तो ये आमिर खान नहीं है,
ये kth फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। क्या कहलाता है पीके? kth फॉरवर्ड पाथ, kth फॉरवर्ड पाथ। ओके, पीके क्या कहलाता है? kth फॉरवर्ड पाथ, kth फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो देखें n नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, पीके kth फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो जैसे मान लो कि n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू क्या है? 3 का मतलब 3 फॉरवर्ड पाथ है, तो k का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा, n तक जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 3 है तो आपको लेना होगा P1, P2, P3। P1 का मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, P2 का मतलब सेकंड फॉरवर्ड पाथ, P3 का मतलब थर्ड फॉरवर्ड पाथ। तो PK का मतलब kth फॉरवर्ड पाथ, मतलब PK को अगर रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो आप क्या बोलोगे? kth फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो ये PK का कितना वैल्यू होगा? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ पे। अगर n का वैल्यू 3 है तो ये P1, P2, P3 होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये सिर्फ P1, P2 होगा। अगर n का वैल्यू 4 है तो ये P1, P2, P3, P4 होगा। क्लियर? ओके, वो देखोगे आप एग्जाम्पल में जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने देख लिया n, आपने देख लिया PK। अब डेल और डेल के का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल और डेल के का फॉर्मूला। तो देखें, पहले देखते हैं डेल, तब देखेंगे डेल के। ओके, तो देखते हैं डेल। तो देखें, ध्यान देंगे थोड़ा सा, डेल इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा याद रखोगे, इसका एक्सप्रेशन आसानी से याद रख सकते हो। और जितने भी न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उन सारे न्यूमेरिकल में इसी एक फार्मूला का ज़रूरत होगा। तो डेल और डेल के आप बार बार निकालेंगे तो आपको ये लेक्चर के अंदर ही याद हो जाएगा। तो देखें, डेल इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन, टू नॉन टचिंग लूप गेन, यहीं पे लिख दे रहा हूं लूप गेन। ओके, अब देखें, प्लस के बाद फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन, 3 नॉन टचिंग लूप गेन। ओके, फिर माइनस के बाद अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस फिर समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 के बाद आ जाएगा 4 नॉन टचिंग लूप गेन, फिर माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 नॉन टचिंग लूप गेन, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये कहानी चलता रहेगा, ओके, प्लस ये सो ऑन, क्या लिख दिया मैंने? सो ऑन, प्लस सो ऑन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सो ऑन। ऐसे ही ये चलता रहेगा। ये कहाँ तक चलता रहेगा? तो ये आपको अभी न्यूमेरिकल करोगे थोड़ी देर में तो ये समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल में ये समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो देखें, डेल का फॉर्मूला याद रखना आसान है। देखो, पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस ये चलता रहेगा। क्लियर? आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में ये 3 नॉन टचिंग लूप गेन तक पूछा जा सकता है या 4 नॉन टचिंग लूप गेन तक भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। सेमेस्टर एग्जाम में तो 10-15 नंबर में क्वेश्चन करना होता है ना, तो वहाँ पे 10-15 मिनट में, मतलब 10-15 मिनट में अगर क्वेश्चन आपको करना है तो 15 मिनट में ये 3 नॉन टचिंग लूप गेन तक भी पूछ लेते हैं और कई बार 4 नॉन टचिंग लूप गेन तक भी पूछ लेते हैं। तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये डेल का फॉर्मूला है, डेल का फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे। ओके, तो आपने देख लिया यहाँ पे कि एन क्या होता है, पीके क्या होता है, डेल क्या होता है। अब रिमेनिंग क्या बचा हुआ है? डेल के क्या होता है, डेल के क्या होता है। तो देखें, डेल अगर आपको याद है तो समझो डेल के भी याद है, डेल याद है तो डेल के भी याद है। डेल सफिक्स के, तो देखो, डेल के लिखने के लिए आपको बस हर टर्म में एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कर लेना है, नॉट
टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। ध्यान देना, अगर डेल सफिक्स के लिखना है तो डेल के क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, फिर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब हर टर्म में आपको ऐड कर लेना है नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। क्लियर। अब देखें यहाँ ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कहानी है सर। डेल के मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डेल के, डेल सफिक्स के क्या होता है तो देखें, डेल सफिक्स के देखें 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन बस आपको ऐड करना है नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन, टू नॉन टचिंग लूप गेन, फिर ऐड करना है नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। देखें डेल, जब डेल का फॉर्मूला था तो डेल का फॉर्मूला देखो, डेल के फॉर्मूला में ये क्या था, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन। बस इसमें क्या ऐड कर लिया है आपने, इसमें ऐड कर लिया, देखो लूप गेन तक तो था डेल में, बस इसमें ऐड हो गया नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, यहाँ डेल के फॉर्मूला में ये था सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, इसमें क्या ऐड कर लिया है, यहीं नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। तो आपको बस नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ हर टर्म में आपको ऐड कर लेना है डेल में, तो डेल के बन जाएगा। मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, अब देखें प्लस के बाद वापस से ये आ जाएगा माइनस, फिर क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन not touching kth फॉरवर्ड पाथ। ओके, बस ये कहानी ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या लिख लेना है, प्लस के बाद अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन आ जाएगा, ये 2 नहीं है 3 है यहाँ पे। ओके, ये 2 के बाद ये 3 आ चुका है ना, ये क्या आ चुका है 3। ओके, अब 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एंड सो ऑन, ये मैं लिख दे रहा हूँ सो ऑन, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, ये जब एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया प्लस डॉट 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 सो ऑन। क्लियर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर्मूला फॉर डेल के, दिस इज फॉर्मूला फॉर डेल के, ये डेल के का फॉर्मूला है। ओके, इसको आप कॉपी कर लेंगे इसको, दिस इज फॉर्मूला फॉर डेल के। ओके, चलें, तो ये था फॉर्मूला किसका, डेल के का। तो आपने अभी तक देख लिया है डेल, ओके, और आपने देख लिया है एन एंड पी के। तो आप देख सकते हो एन आप देख चुके हो, पी के देख चुके हो, डेल देख चुके हो, डेल के देख चुके हो। क्लियर, यही होता है आपका मेसन गेन फॉर्मूला। ओके, समेशन ऑफ पी के डेल के अपॉन डेल।
और जहाँ k का वैल्यू होता है 1 से लेके कहाँ तक, n तक। n होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ओके, तो देखें यहाँ दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दो चीज़ के सिलेक्शन में अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ये दो चीज़ कौन कौन से होंगे, ये दो चीज़ कौन कौन से होंगे, इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है कि ये दो चीज़ कौन कौन से होंगे। तो ध्यान देना, एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो एक तो देख सकते हो आप, देखो यहाँ एक है फॉरवर्ड पाथ, एक क्या है साहब, फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। दो चीज़ मैंने बोला, एक फॉरवर्ड पाथ, दूसरा लूप। तो पहला चीज़ है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में मिस्टेक आपको नहीं करना है। और फिर लूप, आप देख सकते हो ये जो लूप दिख रहा है ना, लूप, ये लूप आपको बार बार दिख रहा है, लूप आपको बार बार दिख रहा है हर जगह। आपको देखो लूप गेन, यहाँ भी लूप, यहाँ भी लूप, ठीक है, इसमें भी आपको बार बार क्या दिखेगा, लूप दिखेगा। ये सुनो, तो एक्चुअली लूप और फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में अगर आपने मिस्टेक नहीं किया तो फिर कहीं और मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरवर्ड पाथ एंड लूप, फॉरवर्ड पाथ एंड लूप को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड पाथ एंड लूप के सिलेक्शन में अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ एंड लूप के सिलेक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉरवर्ड पाथ एंड लूप के सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, देखो मैं आपको फॉर्मूला, आपको डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, और क्या ध्यान रखना है फॉरवर्ड पाथ एंड लूप के सिलेक्शन के लिए ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ओके, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड पाथ, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड पाथ। ओके, ये लिखेंगे आप फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ ध्यान देंगे, फॉरवर्ड पाथ ध्यान देंगे। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है फॉरवर्ड पाथ, तो नाम से ही क्लियर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ। ओके, जो पाथ इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड को कनेक्ट करे दैट इज नोन एज फॉरवर्ड पाथ। तो लिख लें, आप लिख लें, अपने फेयर कॉपी में लिखें, द पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड is called forward path, is called forward path। ओके, फुल स्टॉप। अब देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये आपको मैं नोट में लिखवा देता हूँ, नोट में। द पाथ फ्रॉम, सॉरी, नोट में आपको ध्यान देना है, नोट में आपको लिख लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन द सिलेक्शन ऑफ वैलिड फॉरवर्ड पाथ, इन द सिलेक्शन ऑफ वैलिड फॉरवर्ड पाथ, वैलिड फॉरवर्ड path, no node should be repeated, no node should be repeated। In the selection of valid forward path, no node should be repeated, no node should be repeated। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, वैलिड फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में कोई भी नोड दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई भी नोड दोबारा नहीं आना चाहिए। ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो फॉरवर्ड पाथ के सिलेक्शन में कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसको हाईलाइट कर लेंगे, नो नोड शुड बी रिपीटेड। ओके, आगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे, एग्जाम्पल करोगे तो इसका इम्पोर्टेंस आपको बार बार समझ में आएगा, ठीक है। ये है फॉरवर्ड पाथ। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, लूप। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज नथिंग बट लूप।
देखो लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ पाथ, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इट इज ऑल्सो अ पाथ which is started and terminated at the same node, and except this node no other node should be repeated. क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। एंड एक्सेप्ट दिस नोड नो अदर नोड शुड बी रिपीटेड, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये आगे मैं आपको समझा दूंगा, ये आगे मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा। तो ये दो चीज़ अगर आप ध्यान रखते हो, एक फॉरवर्ड पाथ वाला और ये लूप वाला, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को न्यूमेरिकल कराऊंगा किसके ऊपर, मैसन-गेन फॉर्मूला के ऊपर, तो फिर आपको ये सब पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.